ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनसर्टेनिटी। ठीक है, जब आप डेटाबेस, जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट से जो वैल्यू आपके पास आ रही होती है वो सर्टेन नहीं होती, यकीनी नहीं होती। यानी मैं अगर फ़र्ज़ कीजिए ये कहूँ कि हम एक स्टूडेंट का कद नापते हैं, ठीक है, उसका कद बोले 5 फीट 4 इंच है, ऐसा नहीं है। 100% नहीं कहा जा सकता कि 5 फीट 4 इंच है। उसको आप खड़े रख कर नापेंगे कुछ और निकलेगा, उसको लिटा कर नापेंगे कुछ और निकलेगा। समझ रहे हैं आप? तो एक्सपेरिमेंट के दौरान जो वैल्यू हमारे पास आती हैं वो वैल्यू सर्टेन नहीं होती, उनमें क्या पाई जाती है? अनसर्टेनिटी पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, इस अनसर्टेनिटी को भी आप मैथमेटिक्स का पार्ट आप ये नहीं कहते कि मिसाल के ऊपर हम कहें कि किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 400 ग्राम है। अच्छा, अब ये कैसे यकीन से कह रहे हैं कि 400 ग्राम है? तो यकीन से आप नहीं कह सकते, आप कहते हैं 400 ग्राम है और प्लस माइनस 5 ग्राम उसकी अनसर्टेनिटी है। यानी या तो 4-5 ग्राम ज़्यादा भी हो सकता है और 5 ग्राम कम भी हो सकता है। यानी या तो 405 ग्राम तक जाएगा या फिर 395 ग्राम तक जाएगा। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी को भी आपको कैलकुलेशन में लेना होगा। अब मिसाल के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट का मास है 400 ग्राम, इसमें अनसर्टेनिटी को हम यूँ शामिल करते हैं 400 प्लस माइनस 5 ग्राम। ये जो प्लस माइनस 5 आपने लिखा है ये किसको शो करता है? अनसर्टेनिटी को शो करता है। इस बात आपकी समझ आ गई? तो इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि उस ऑब्जेक्ट का जो मास आप कह रहे हैं 400 ग्राम है वो सर्टेन नहीं है, बल्कि हो सकता है कि वो 405 और 395 के दरमियान कहीं वेरी करें। भी आप उसको कैलकुलेट करेंगे उस मास को, एक दफ़ा एक्सपेरिमेंटली उसका मास तोलेंगे तो 405 ग्राम निकलेगा, कभी 403 निकलेगा, कभी 398 निकलेगा, कभी 395 निकलेगा, कभी 401 निकलेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई इसकी वैल्यू 400 ग्राम नहीं है बल्कि 400 ग्राम प्लस माइनस 5। ये प्लस माइनस 5 क्या है? अनसर्टेनिटी वैल्यू। ये बात आपकी सुना दी? अनसर्टेनिटी वैल्यू कैसे जो है वो आप डिफ़ाइन करते हैं, ये एक सवाल है। यानी अगर आप कहें कि आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उस एक्सपेरिमेंट में अनसर्टेनिटी वैल्यू कैसे डिफ़ाइन करें? ये कैसे तय करा कि 5 आया? ये कैसे तय करा कि 5 के बजाय 8 क्यों नहीं आ रहा, 10 क्यों नहीं आ रहा, 12 क्यों नहीं आ रहा? तो अनसर्टेनिटी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये हम अगली बात ये वाली पढ़ने जा रहे हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके मास या उसके लेंथ को आप मालूम कर रहे हैं। ठीक है, फ़र्ज़ कीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, हम इसका क्या निकालने जा रहे हैं? लेंथ। एक दफ़ा इसकी हमने लेंथ निकाली, पहला एक्सपेरिमेंट किया तो इसकी लेंथ निकली 35 मिलीमीटर। कितनी लेंथ निकली? 35 मिलीमीटर। दूसरा बार एक्सपेरिमेंट किया तो उसकी लेंथ निकली 37 मिलीमीटर। तीसरी बार हमने एक्सपेरिमेंट किया, इसकी लेंथ निकली 33 मिलीमीटर। मिलीमीटर तो बहुत कम फ़र्क होता है ना। जब आप उसको नाप रहे हैं तो पता चल रहा है भाई एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट में आपने उसको नापा तो वो 35 मिलीमीटर निकला, दूसरी दफ़ा नापा तो 37 मिलीमीटर निकला, तीसरी दफ़ा नापा तो 33 मिलीमीटर निकला, चौथी दफ़ा आप उसको नाप रहे हैं तो फ़र्ज़ कीजिए कि वो 32 मिलीमीटर निकल रहा है। पाँचवीं दफ़ा जब आप इसको नाप रहे हैं तो फ़र्ज़ कीजिए ये निकल रहा है 36 मिलीमीटर। अब सवाल ये है कि इसकी वैल्यू है क्या? ठीक है, इसकी वैल्यू है क्या? तो इसका तरीका ये है, सबसे पहले आप इसका निकालते हैं मीन निकालने का तरीका क्या है? सबको जमा कर दें और 5 से डिवाइड कर दें, सबको ऐड कर दें और 5 से डिवाइड कर दें। तो मैं सबको ऐड कर रहा हूँ, 5 और 7 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 और 6 23, 23 के 3
हासिल के 2, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 173 डिवाइडेड बाय 5। इसको मैं जब डिवाइड करूँगा तो 5 3 या 15, 2 बचे 23, 5 और 30, फिर यहाँ 3 बचे 5 6 30। मैंने कहा भाई इसकी जो असल वैल्यू है वो क्या है, मीन इसका क्या है, 34.6 मिलीमीटर। लेकिन क्या कभी इसकी वैल्यू 36.4 मिलीमीटर आई है? नहीं आई। किसी एक्सपेरिमेंट में 36.4 मिलीमीटर नहीं आई। ये इसकी मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हर वैल्यू अपने मीन से कितनी हटी हुई है। ये जो वैल्यू 35 है ये अपने मीन से कितनी हटी हुई है, यानी इसमें से आपको क्या निकालना पड़ेगा, मीन। 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 हर एक में से मीन को निकालें तो पता चल जाएगा कितना डिफरेंस, या मीन में से हर एक को निकालें, एक ही बात है। तो मीन में से हर एक को निकालें या फिर हर एक को मीन में से निकालें। तो मैं यहाँ ये कर रहा हूँ, हर एक में से मीन को निकाल रहा हूँ, ये पता चलाने के लिए कि हर वैल्यू मीन से कितनी है। ये बात समझ रही है आप? अच्छा जी, मीन तो हमारे पास यहाँ आ गया 34.6, ये मीन वैल्यू आ गई 34.6, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कहूँ कि ये इससे कितना हटा हुआ है तो आप क्या बोलेंगे, 35 में से जब आप 34 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.4। क्या ख्याल है? हम बोलेंगे कि ये वाला एक्सपेरिमेंट मीन वैल्यू से इतना डिफ़र कर रहा है। ये वाला एक्सपेरिमेंट कितना डिफ़र कर रहा है, 37 में से आप 34.6 निकाल दीजिए, कितना बचा, 2.4 mm। ये वाला एक्सपेरिमेंट 37 में से 34.6 निकालें, माइनस का 1.4 mm। ये बात समझ आ रही है आप? तो 32 में से 34 निकालें, माइनस का 2.4 mm। 36 में से 2.6, ये मैंने सही निकाला, 32 में से 34.6। सही नहीं किया, 1.4 मैंने क्या लिखा, 1.4 ही लिखा, ठीक है। अच्छा 36 में से ही निकालें 14, अब क्या निकला 2.4। माइनस का या प्लस का, प्लस का 1.4। ये बात आपको सुना है? तो हम कहेंगे कि ये मीन डिफरेंस है, यानी हर एक्सपेरिमेंट अपने मीन से कितना डिफ़र करता है। यहाँ कुछ वैल्यू प्लस में और कुछ वैल्यूज क्या है, माइनस में। इन सब का स्क्वायर कर लीजिए, 0.4 का स्क्वायर क्या होगा, कीजिए ज़रा। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, ताकि माइनस और प्लस क्या हो जाए। अच्छा बात असल में ये है, तो यूँ समझ लें आप कि जब हम कह रहे हैं कि हर वैल्यू अपने मीन से कितनी हटी हुई है, सही है। मैं ये भी तो कह सकता था कि भाई असल जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, 34.6। इसकी जो असल लंबाई है वो कितनी, 34.6 है। लेकिन क्या एक्सपेरिमेंट में जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो 34.6 आ रही हैं? नहीं, हर वैल्यू कुछ ना कुछ हटी हुई है। हर वैल्यू कितनी हटी हुई है, 1 0.4 हटी हुई, 1 2.5 4 हटी हुई, 1 माइनस का 1.4 हटी हुई। हर वैल्यू अपने मीन से एवरेज कितना हटी हुई है, औसतन कितना हटी हुई है, ये अब हम मालूम करने जा रहे हैं। औसत मालूम करने के लिए दोनों को, तीनों को, 500 को जमा करके 5 से क्या करते हैं, तकसीम। लेकिन मसला ये कि यहाँ तो माइनस की भी वैल्यू जमा करेंगे ये क्या कर देगा, 0 कर देगा।
माइनस को ख़त्म करने के लिए इनके स्क्वायर्स को कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, आपने पढ़ा होगा मैट्रिक में। इसका जो है वो स्क्वायर कीजिए। 0.4 का स्क्वायर क्या होगा? 0.16। 2.4 का स्क्वायर क्या होगा? 5.76। 1.4 का स्क्वायर क्या होगा? 1.96। 2.4 का वही आ गया 5.76 और इसका 1.96। पाँचों को जमा करें और 5 से डिवाइड करें। 0.16 को 5.76 में, 1.96 में और 5.76 में और 1.96। फिफ्टीन पॉइंट सिक्स को 5 से जब आप डिवाइड करेंगे 3.5, 3.12। अब मैं कहूँगा इसकी जो लेंथ है वो लेंथ इसकी क्या शो की जाएगी? एवरेज लेंथ क्या थी? 34.6 प्लस माइनस 3.1। इज इट क्लियर? इस तरह से निकलती है अनसर्टेनिटी वैल्यू। ये क्या कह रहा है कि असल में इसकी वैल्यू 34.6 मिलीमीटर है, लेकिन ये 34.6 मिलीमीटर सर्टेन नहीं है। इसमें या तो आप 3.12 ऐड करेंगे कभी, या फिर 3.12 माइनस करेंगे। आप देखिए हर वैल्यू जो है वो एवरेज 3.12 मिलीमीटर जो है वो आगे और उसके पीछे मौजूद है। ये बात क्लियर हो गई आपको? बाज़ जगहों पर इस तरह करते हैं और बाज़ मुकामात पर आप पहले इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। पहले क्या निकाल लेते हैं? इसका स्क्वायर रूट। ये बस यही फाइनल है, इसी तरह से इसको हैंडल किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अनसर्टेनिटी को एक तरीक़ा ज़ाहिर करने का ये है, ठीक है, और एक तरीक़ा ये है कि आप उसे परसेंटेज में भी ज़ाहिर करें। यानी हम ये कह रहे होते हैं कि भाई इसकी लेंथ ये है और इसका अनसर्टेनिटी लेवल 1% है। ये इसका अनसर्टेनिटी लेवल जो है वो 2% है। 2% का मतलब ये है कि अगर ये 100 होगा तो 100 पे 2 ज़्यादा या 2 कम होगा। समझ में आ रही बात आपको? अभी तो ये 100 नहीं, अभी तो ये 34 mm है। 34 mm पे तो ये होगा, लेकिन अगर ये 100 हुआ तो फिर इस पर जो इसमें अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी वो जो है वो किस तरह से ज़ाहिर की जाएगी? उसको आप ज़ाहिर करते हैं परसेंटेज के अंदर। उसको आप कहते हैं रिलेटिव सर्टेनिटी। नाम उसका ये है, रिलेटिव सर्टेनिटी। ठीक है, और उसको ज़ाहिर किस तरह किया जाता है? जिस तरह यहाँ लिखा हुआ सिंपल 5, वहाँ पर सिंपल 5 नहीं लिखते हैं, बल्कि परसेंटेज के निशान से उसको ज़ाहिर करते हैं। हम कहेंगे कि एक की वैल्यू है 35 ग्राम और सर्टेनिटी लेवल है 3%। ठीक है, रिलेटिव सर्टेनिटी भी कहते हैं इसको। ये एक रिलेटिव सर्टेनिटी।
ठीक है। अच्छा, अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात जो आपको समझनी वो ये है कि जब आप दो वैल्यूज़ प्लस या माइनस करते हैं, मैं अगर इस बात का खुलासा करूं तो क्या बात कही जा सकती है कि जब आप फिजिक्स के अंदर काम करने के दौरान, एक्सपेरिमेंट के दौरान डेटा कलेक्ट करते हैं तो डेटा में जो वैल्यूज़ आ रही होती हैं वो सर्टेन, उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी पाई जाती है। मतलब कोई आदमी बोले नहीं 100% डेटा सही है, सही नहीं, 100% सही नहीं, उसमें अनसर्टेनिटी पाई जाती है। तो जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें अपने सर्टेनिटी के साथ साथ अनसर्टेनिटी लेवल को भी कैलकुलेशन में लेकर आते हैं। सही है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ कि मैंने एक डेटा जो है वो कलेक्ट किया है, मैंने ये पता चलाया है कि हमारे इलाके के अंदर जो है वो 3 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों की तादाद क्या है। सही है, पूरे इलाके में। तो अब क्या मैं एक घर चला गया हूँ, ऐसा नहीं होता, बल्कि हम कोई सैंपल उठाते हैं, जैसे ख़ास इलाके के 5 घर ले लिए, इस इलाके के 5 घर ले लिए, उस इलाके के 5 घर ले लिए, और ऐसा लेने के बाद फिर हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन के ज़रिए हम बता देते हैं कि भाई ये जो बच्चे हैं टोटल 3 साल से लेकर 15 साल तक के दरमियान, उनकी तादाद ये है। लेकिन जब आप लिखते हैं उनकी तादाद ये है, तो क्या वो एग्जैक्ट होता है? एग्जैक्ट नहीं होता। फिर आप उसका भी अनसर्टेनिटी लेवल निकालते हैं। आप कहते हैं इसका अनसर्टेनिटी लेवल ये है कि 6 प्लस माइनस डेटा के अंदर या तो 6 प्लस कर लें आप, ये 6 माइनस कर, ऐसे। ये एक डेटा के लिए नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि ये एक दफ़ा आपने एक्सपेरिमेंट किया और उसमें अनसर्टेनिटी लेवल दिखाता, नहीं। एक एक्सपेरिमेंट आप 10 दफ़ा करते हैं, 10 वैल्यूज़ निकलती है, वो 10 वैल्यूज़ एक जैसी नहीं होती, 10 वैल्यूज़ चेंज होती है। जब वो चेंज होती हैं तो फिर कौन सी वैल्यू इसमें से ली जाए, फिर आप उसका क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। लेकिन मीन भी रिप्रेजेंट नहीं करता। फिर आप ये देखते हैं कि भाई ये जो मीन है, हर डेटा से मीन कितना दूर है, उसका एवरेज निकाल के उसमें आप अनसर्टेनिटी लेवल के तौर पर उसको ऐड कर देते हैं। क्लियर होगी बात आपको? अब कैलकुलेशन जब आप करेंगे, मिसाल के तौर पर हम कहें एक ऑब्जेक्ट का मास है m, सही है, वो है 4 ± 0.3 ग्राम, ठीक है। और एक और ऑब्जेक्ट है, इसका जो मास है वो है 7 ± 0.6 ग्राम। बताइए इन दोनों का टोटल मास क्या होगा? m1 प्लस ये मालूम करें, ठीक है। अब आप देखिए, आप ये तो बड़ा आसान है कि बोल दिया जाए 4 ग्राम है, ये 7 ग्राम है, दोनों का मजमूई मास क्या हो गया? 11 ग्राम हो गया। आसान है ना। लेकिन जब आपसे कहा जाए कि नहीं, मास में भी, इसमें भी अनसर्टेनिटी है, इसमें भी अनसर्टेनिटी है, अब आप कैलकुलेशन के बाद जो जवाब लिखेंगे, क्या उसमें अनसर्टेनिटी नहीं होगी? यस होगी। बात समझ आ रही है आपको? तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी भी ऐड होगी। अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो अनसर्टेनिटी ऐड होगी, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो अनसर्टेनिटी सब्ट्रैक्ट होगी। ये बात आपकी समझ आ रही है? जब मैं इसकी टोटल मास निकालूंगा तो मैं आपसे कहूँगा कि 11.09 11 ग्राम प्लस माइनस 0.9, ये इसकी टोटल मास है, ठीक है। वेबसाइट के ऊपर जो है वो इसका जो डॉक्यूमेंट रखा हुआ है उसमें एक बाज़ाब्ता एक कैलकुलेशन दिखाई गई है और कुछ रूल्स दिखा दिए गए हैं। एडिशन का रूल तो मैंने आपको यहाँ बता दिया, सब्ट्रैक्शन का क्या रूल हो आप जाके ज़रा स्टडी कीजिए उसको। अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी तो जो अनसर्टेनिटी वैल्यू है उसका क्या करना है ये आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है। मैं यहाँ नहीं बता रहा आपको खुद देखना है। और अगर जो है वो किसी नंबर को, किसी क्वांटिटी को जिसमें अनसर्टेनिटी पाई जाती है, उसको अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो
तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, क्या ये मल्टीप्लाई होगा या ये अनसर्टेनिटी लेवल से भी मल्टीप्लाई होगा, ये सब बातें अब आपको खुद पढ़नी है। हमारी बात फिर ये बात हो रही है कॉमन अनसर्टेनिटी लेवल की। उसके बाद परसेंटेज की, जब अगर वैल्यू परसेंटेज में दी जाए तो वो दो वैल्यूज़ जिसमें अनसर्टेनिटी लेवल परसेंटेज में दिया जाए, ये रिलेटिव अनसर्टेनिटी जिसमें मौजूद हो, उनकी दो वैल्यूज़ ऐड करते वक्त क्या ख्याल रखना है, उनकी दो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करते वक्त क्या ख्याल रखना है, उनकी दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते वक्त क्या ख्याल रखना है, उसकी एक वैल्यू किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, ये सब बातें आपको खुद स्टडी करनी है और उसके ऊपर सारा डॉक्यूमेंट जो मौजूद है उसको आप पढ़ें, अपना रजिस्टर लेके बैठें, पॉइंट नोट करें। ठीक है, मैंने आपके पास सवाल उठा दिए। क्या क्या सवाल है कि अगर आपके पास कोई वैल्यू में अनसर्टेनिटी पाई जाती है, दो ऐसी वैल्यूज़ ऐड कैसे होंगी, दो ऐसी वैल्यूज़ सब्ट्रैक्ट कैसे होंगी, दो ऐसे वैल्यूज़ मल्टीप्लाई कैसे होंगी, दो ऐसी वैल्यूज़ डिवाइड कैसे होंगी। सही है ना? क्या ये दोनों जब डिवाइड करने बैठेंगे तो क्या अनसर्टेनिटी वैल्यू अनसर्टेनिटी से डिवाइड होगी या नहीं होगी, ये मैं आपको बता नहीं रहा, एक्सप्लोर नहीं कर रहा, आप खुद पढ़ें। ठीक है, इसी तरीके से अगर अनसर्टेनिटी लेवल आपका जो है वो नॉर्मल ना हो, परसेंटेज में रिलेटिव अनसर्टेनिटी, ऐसी सूरत में दो वैल्यूज़ ऐड करते हैं तो अनसर्टेनिटी लेवल पर क्या होता है, उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो परसेंटेज में अनसर्टेनिटी वैल्यू है, उसको आप कैसे हैंडल करते हैं, मल्टीप्लाई करते हो कैसे हैंडल करते हैं, ये सारी बातें आपको खुद पढ़ें। इज इट क्लियर? ठीक है जी। इसके बाद हमारा टॉपिक जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, या स्कोप ऑफ फिज़िक्स कह लें आप, कि फिज़िक्स का आम जिंदगी में क्या इस्तेमाल है। ठीक है, तो ये भी बुक के अंदर बहुत डिटेल के अंदर लिखा है और नोट्स के अंदर भी मौजूद है कि आप अगर गौर करें तो पूरी ज़िंदगी आपकी फिज़िक्स पर बॉल पे। ठीक है, आप कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकते फिज़िक्स के उसूलों को नज़रअंदाज करके। ठीक है, और बुनियादी तौर पर फ़िज़िक्स में जो क़वानीन हैं उन क़वानीन को इस्तेमाल करके फिर चीज़ें बनाई जाती हैं फ़ायदे के लिए, इंसानों के फ़ायदे के लिए चीज़ें बनाई जाती हैं। फ़िज़िक्स के उसूल को बुनियाद बनाकर हम मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाते हैं जो इंसान के फ़ायदे के लिए। ये चीज़ें टेक्नोलॉजी का लफ्ज़ साइंस में और टेक्नोलॉजी में फ़र्क होना चाहिए, फ़र्क आप साइंस की प्रैक्टिकल उसूल ये सब आ गए, लेकिन उस उसूल और ज़ाब्ते को इख्तियार करके आप उसे किसी ऐसे प्रोडक्ट में ढाल दें जो इंसान के फ़ायदे के लिए मौजूद है, इंसान को फ़ायदा दे रही हो। अब हम कहते हैं कि ये साइंस नहीं बल्कि ये क्या है, टेक्नोलॉजी। अगर फ़िज़िक्स सिर्फ फ़िज़िक्स है और सिर्फ साइंस है तो बेमायनी। ठीक है, ज़रूरी है कि साइंस या फ़िज़िक्स कन्वर्ट हो किसमें, टेक्नोलॉजी में। तो हम फ़िज़िक्स के मुताल्लिक़ ये बात बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत अहम रोल प्ले किया है। यानी आप बिजली के क़वानीन पढ़ते हैं और बिजली का सामान बनाते हैं, आप हरारत के क़वानीन पढ़ते हैं, हीट के, और आप फ्रिज बनाते हैं, एयर कंडीशन बनाते हैं। आप हीट एनर्जी को बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं और उसको स्टडी करने के बाद आप इंजन बनाते हैं जो हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये एक अहम बात सबको जहन में रखनी चाहिए कि ये खाली खुली इल्म नहीं कि हम थ्योरेटिकल पढ़ते थे, बल्कि हम मौके पर जरूर दें कि जो फिज़िक्स हमने पढ़ी है उसको टेक्नोलॉजी में कैसे कन्वर्ट करें।
अच्छा, इसमें दो रास्ते बन जाते हैं, एक कहलाती है प्योर फिजिक्स, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्योर फिजिक्स, और एक कहलाती है अप्लाइड फिजिक्स। प्योर फिजिक्स में आप सिर्फ और सिर्फ कानून के बाद एक और कानून और उस कानून की बुनियाद पर एक और कानून, ठीक है, नज़रियाती तौर पर आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। जबकि अप्लाइड फिजिक्स के अंदर आप क्या करते हैं, वही चीज़ जो आपने पढ़ ली है उसका एक पार्ट लेते हैं और एक पार्ट को कन्वर्ट करते हैं किसी मशीन के अंदर जो इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो जाए, ठीक है। अच्छा, प्योर फिजिक्स भी इम्पॉर्टेंट है इसलिए कि आदमी हमेशा ये कोशिश करता रहता है कि क्या ताल्लुक़ है एनर्जी में और मास में, क्या ताल्लुक़ है फोर्स में और मोशन के अंदर, ठीक है, और वो राज खुलता चला जाता है। हर प्योर फिजिक्स में खुलने वाला राज दरअसल किसी नए कानून को जन्म देता है, किसी नई बात का पता चला है, और उस नई बात की बुनियाद पर भी क्या होता है सर, टेक्नोलॉजी बनती है, वजूद में आती है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ क्वांटम फिज़िक्स जब आई तो उसके बाद एक्सरेज और साउंड और वेव इस पर बहुत काम हुआ। नहीं, जब तक क्वांटम फिज़िक्स इम्प्रूव नहीं, क्वांटम फिज़िक्स खालिसतन क्या है, थ्योरेटिकल फिज़िक्स, प्योर फिज़िक्स है, लेकिन उसमें जो नताइज निकले, नताइज और कवानीन की बुनियाद पर बहुत सारी चीज़ें बनाई गई, ठीक है। तो दो तरह के लोग फिज़िक्स में काम कर रहे होते हैं, एक वो जो प्योर फिज़िक्स में काम करते हैं और एक वो जो अप्लाइड फिज़िक्स में काम करते हैं, ठीक है। तो फिज़िक्स का बराह रास्त ताल्लुक़ है टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं है कि फिज़िक्स सिर्फ एक थ्योरेटिकल फिज़िक्स है। ये बात हम इस्तेमाल में कहते हैं मंतक़। अगर सिर्फ मंतक़ है तो प्योर फिज़िक्स, एक कानून अगले कानून को जन्म देता है, अगला कानून अगली बात को जन्म देता है, अगली बात को बयान कर देता है, हर अगली बात किसी पिछली बात से माखूज़ होती है, तो ये प्योर फिज़िक्स है। लेकिन दरमियान में से एक नतीजा निकाला और नतीजा निकाल कर आप चले गए इंडस्ट्री में, आपने कारखाना लगा लिया और कारखाना लगा के उस फ़लसफ़े को या उस उसूल को किसी मशीन में ढाल लिया, वो मशीन इंसान के फ़ायदे के लिए काम करना शुरू हो। तो अब आप कहेंगे कि आप प्योर फिज़िक्स में काम नहीं करते बल्कि अब आप टेक्नोलॉजी में या अप्लाइड फिजिक्स में काम करते हैं, ठीक है। तो ये इस टॉपिक का, इस चैप्टर का आखिरी जो है वो, ठीक है। हमने इस पूरे चैप्टर में 3-4 चीज़ें कवर की। सबसे पहले हमने फिजिक्स के तारीफ़ पे बात की, फिर हमने फिजिक्स के ब्रांचेस पे बात की, ठीक है। उसके अगले टॉपिक के अंदर हमने यूनिट्स पे बात की मेरा ख्याल है, ठीक है, और हमने यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं, इंटर कन्वर्जन कैसा होता है, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने एरर्स पे बात की, ठीक है। क्या क्या 3 लफ्ज़ थे, थे ना, एक तो था प्रिसिशन, एक थी एक्यूरेसी और एक था एरर, ठीक है। ये हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया। और आज की क्लास में हमने एक नया लफ्ज़ डिस्कस किया है, उसका नाम है अनसर्टेनिटी, ठीक है। अनसर्टेनिटी को कैसे हैंडल करते हैं ये भी बात कंप्लीट आपको करनी है, घर पे जाके स्टडी करना है, देखना है कि क्या चीज़ कैसे होती है, ठीक है। बस आज के इतना काफ़ी।